डिस्प्यूट किसको कहते हैं और किस किस फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है, उसमें से स्ट्राइक देख लिया था। और स्ट्राइक कितने रूप में होते हैं, उस लास्ट डे कुछ मैं आंसर लाइटिंग स्ट्राइक का बता रही थी। हंगर स्ट्राइक तो मालूम ही है कि सिंपैथी के लिए होता है ये स्ट्राइक, और लोग भूख हड़ताल पे चले जाते हैं ताकि मोरल जो एक प्रेशर है वो मोरल प्रेशर बना सके अपने एम्प्लॉयर पर, या फिर जिस किसी से भी हमें वो बात मनवानी है उस पार्टी पे हंगर स्ट्राइक के थ्रू मोरल प्रेशर बनाया जाता है। ठीक है, अनदर पार्टी। हाँ, लाइटनिंग स्ट्राइक मैंने बताया था कि वो स्ट्राइक के वो फॉर्म्स जहाँ पे कुछ ना कुछ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो, जहाँ पे सडनली किसी को भी कोई भी ना एम्प्लॉय आया हो ये सोच करके कि हमको स्ट्राइक करना, ना एम्प्लॉयर को लगा या एंटिसिपेट किया हो कि इस तरह का कुछ रिएक्शन आ सकता है एम्प्लॉय साइड से। लेकिन इस तरह के जो स्ट्राइक होते हैं छोटे ड्यूरेशन के लिए, छोटे टाइम पीरियड के लिए, इस तरह के जो स्ट्राइक्स होते हैं उनको लाइटनिंग स्ट्राइक बोला जाता है। उसमें सरप्राइजिंग एलिमेंट होता है। गुड मॉर्निंग। ये मैम सारे स्ट्राइक मैम इसका पीडीएफ क्या पीडीएफ मैम इसका नहीं है क्या? पीडीएफ पूछ रहे थे, इसका जो आप पढ़ा रही हैं। हाँ, तो अभी मैंने मैम इसका शेयर किया, वो दिख रहा है पीडीएफ, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस मैम वो दिख रहा है यस बट अब दिख रहा है मैम, मैंने अब भेजा दिख नहीं रहा है यस क्या? मैम। अच्छा, नो मैम। भेजा नहीं है, मैं भेज दूंगी। मैं भेज नो दूंगी, मैम। ठीक है। खत्म तो हो जाने दो एक टॉपिक में भेज दूंगी। यस ओके। मैम, ओके ओके मैम। ये मैम। नेक्स्ट स्ट्राइक्स के बाद ये आया लॉकआउट। ठीक है, स्ट्राइक्स। अच्छा, ये बंद करो, कहीं से आवाज आ रही है बहुत। हाँ, लॉकआउट मतलब स्ट्राइक्स क्या होता है? एम्प्लॉइज वर्कर्स करते हैं स्ट्राइक जब वो किसी चीज से खुश नहीं होते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, तो अपना डिससेटिस्फैक्शन शो करने के लिए स्ट्राइक्स करते हैं। और डिफरेंट फॉर्मेट्स में ये स्ट्राइक्स हमने देखा। लॉकआउट होता है जब एम्प्लॉयर को लगता है जो एम्प्लॉइज के डिमांड है या जो एम्प्लॉइज का रवैया उसको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी डिमांड्स वो इतना अनरियलिस्टिक डिमांड है कि हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो समटाइम्स एम्प्लॉयर अपने तरफ से क्या करता है कि ताला लगा देता है, काम बंद कर देता है। ठीक है, फैक्ट्री के गेट पे या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गेट या वो है उसी पर ताला लगा देता है कि हमको काम करवाना ही नहीं, जब तक आप लोग अपनी जिद नहीं छोड़िएगा, आई एम नॉट गोइंग टू रीओपन द वर्क। ठीक है, तो जब एम्प्लॉयर के तरफ से इस तरह का लॉकआउट होने लगे, काम को बंद कर दिया जाए जबरन, ताकि क्योंकि आप बात नहीं सुन रहे तो आई एम नॉट this time I'm not ready to agree to those conditions which has been uh, given by the वर्कर्स, तो वैसे कंडीशंस में एम्प्लॉयर्स ही क्या करते हैं, वो लॉकआउट कर देते हैं। तो जब एम्प्लॉयर के तरफ से स्ट्राइक होता है, वो ये क्या है, एक तरह का काउंटर पार्ट है, स्ट्राइक का अपोजिट है। स्ट्राइक्स पर वर्कर्स जाते हैं और लॉकआउट पर एम्प्लॉयर्स चले जाते हैं, वो ताला लगा देते हैं, जो भी वो बंद कर देते हैं और बोलते हम काम रिज्यूम नहीं करेंगे जब तक आप ये अपने अनरियलिस्टिक के जो डिमांड से वो ड्रॉप नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये लॉकआउट का दिया गया है। दिस इज ये लीगल है, बिल्कुल लीगल है। एक एम्प्लॉयर ऐसा कर सकता है। ठीक है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट उसके तरफ से भी हो सकता है ना, वो भी डिससेटिस्फाइड या अनहैप्पी हो सकता है वर्कर से। तो द टेम्पररी शटिंग डाउन और क्लोजिंग ऑफ ए प्लेस ऑफ बिजनेस बाय द एम्प्लॉयर, दिस इज व्हाट, दिस इज लॉकडाउन। ठीक है, इसको डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कि जब टेम्पररी लॉकडाउन किया जाता है या क्लोजिंग होता है वर्क प्लेस का, जहाँ पे बिजनेस हो रहा है, जहाँ पे काम हो रहा है, जो भी हो वो। ठीक है, तो उसको हम बाय द एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा जब ये होता है तो उसको हम लॉक आउट बोलेंगे। ये लॉकआउट नॉर्मली इंडस्ट्रीज में कम देखने को मिलते हैं, एक आध एग्जाम्पल्स ही आएंगे कभी लॉकआउट्स के, लेकिन यूनिवर्सिटीज में अक्सर अक्सर दिख जाते हैं जब स्टूडेंट्स बहुत आक्रामक हो जाते हैं। वो बिल्कुल कंट्रोल में, जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है यूनिवर्सिटी का, वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, या उनके जो डिमांड्स है वो फालतू के डिमांड्स होते हैं। कुछ जमाने पहले ये भी डिमांड्स होते थे कि चोरी करने दिया जाना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, तो इतने फालतू के डिमांड जब नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो उस समय जो भी वो लोग कलह करते थे या जो भी प्रॉब्लम क्रिएट करते थे, तो ऐसे में होता क्या था, अगर वो सिंपली बात नहीं मानते हैं, बातचीत से बात नहीं मानते हैं, तो क्या करते थे, यूनिवर्सिटी को बंद ही कर देते थे। अब ना एग्जाम्स होंगे, ना आपके सेशंस भरेंगे, आप रही हाल। जब तक आप अपने डिमांड्स को खत्म नहीं करेगा, इस तरह से हल्ला हंगामा वाला अप्रोच खत्म नहीं करेगा, तब तक हम क्या करेंगे, हम यूनिवर्सिटी रीओपन करेंगे ही नहीं। तो ये लॉकआउट का एग्जाम्पल है और मोस्टली यूनिवर्सिटीज में देखा जाता है। ये लॉकआउट समझ में आ गया?
यस मैम आ गया। ठीक है, इसके बाद है घेराव। घेराव जैसे वर्ड से लगता है, टू सराउंड। घेराव का मतलब होता है घेर लेना, सराउंड कर लेना। तो नॉर्मली घेराव में होता क्या है कि बहुत सारे वर्कर्स जो होते हैं, जो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होता है, वो यूनिवर्सिटी का हो, कॉलेज का हो, या फिर किसी फैक्ट्री का, इंडस्ट्री का हो, जो इमिनेंट पर्सनालिटी होता है, जिनसे जिनके बात मानने से जिनकी बात का कुछ वैल्यू हो, जिनके सिग्नेचर का कोई इंपॉर्टेंस हो, इस तरह के किसी प्रोमिनेंट पर्सनालिटी को घेर के, ये फैक्ट्री गेट के बाहर भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली अंदर वर्क प्लेस पे ही होता है कि उनको घेर लेते हैं। ठीक है, और उनको घेर करके जबरन जितने भी डिस्प्यूट सेटलमेंट के मशीनरी दिए हुए हैं, उन मैकेनिज्म को हटाते हुए, डिस्कार्ड करते हुए, उसको बर्खास्त करते हुए, जब वर्कर्स ये डिमांड करे कि नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए, आई डोंट वांट टू यूज एनी ऑफ द गिवन मशीनरी टू सॉर्ट आउट द डिस्प्यूट, मुझे आप जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही एज इट इज अक्षरशः आप हमारे डिमांड्स को अभी के अभी मंजूर करिए। तो इस तरह का जो फोर्स बनाया जाता है घेर करके, वर्कर्स घेर लेते हैं, और तब तो एक्चुअली इसको ही घेराव बोलते हैं। बट दिस इज जो हमारा इंडियन लीगल कमीशन है, लेबर कमीशन है, वो इसको जस्टिफाई नहीं करता, वो इसको नहीं बोलता है कि ये दिस इज नॉट अ प्रॉपर वे ऑफ पुटिंग डाउन योर वट एवर योर डिससेटिस्फैक्शन पॉइंट इज, क्योंकि ये इसमें क्या होता है, फिजिकल असॉल्ट होने का ज्यादा चांसेस होता है। ड्यूरेस मैंने लिखा है कि टू इन्फ्लिक्ट फिजिकल ड्यूरेस, ड्यूरेस मतलब दबाव। तो जब आप अकेला एक आदमी को, कोई कितना भी बड़ा हो, वीपी हो, वो प्रेसिडेंट हो, वो चेयरमैन हो, कितना भी बड़ा आदमी, अकेला अगर उसको 20-25 लोग या 100-200 वर्कर्स घेर लेंगे, तो प्रेशर में आ जाएगा। और इस तरह का जो भी वो एग्रीमेंट करेगा, वो ये प्रेशर में लाना भी इलीगल है, सही तरीका नहीं है। इसको लेबर कमीशन, इंडियन लेबर कमीशन कभी भी जस्टिफाई नहीं करती कि सही तरीका नहीं है इस तरह से अपने विरोध को शो करने का, और इसको डिस्करेज किया जाता है, क्योंकि इस पे ज्यादा से ज्यादा चांसेस ये होता है कि आप उसके साथ फिजिकल असॉल्ट कर सकते हैं। और इसके साथ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो इंडस्ट्रियल जो पीस है, वो तो हार्म होता ही होता है घेराव से। इसके साथ साथ बहुत सारे लॉ एंड ऑर्डर के भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, बहुत तरह के दंगा फसाद होने के चांसेस होते हैं, या फिर बाद में हो सकता है, एक पार्टी ने अभी किया तो दूसरी पार्टी बाद में करेगी। तो इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का खराब होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, इसीलिए घेराव को लीगल एक्सेप्टेंस नहीं है। बट ये भी एक तरीका है डिस्प्यूट को दिखता है। तो हम अभी पर कह रहे हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मैनिफेस्ट जहाँ पे ज्यादा घेराव हो, ज्यादा तालाबंदी या ज्यादा स्ट्राइक्स हो रहा हो, ये समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है वो बहुत खराब है, बिल्कुल ही नकारात्मक है, कोई पीस या कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है दो पार्टीज के बीच में। ये भी टर्म समझ में आ गया। ये भी नॉर्मली देखा जाता है कि कॉलेजेस में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ये भी बहुत ज्यादा होता है, घेराव। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, पिकेटिंग एंड बाइकॉट। बाइकॉट तुम लोग जानते हो क्या होता है। बाइकॉट मतलब बहिष्कार करना, यानी जब यूनानिमसली किसी एक पॉइंट पे, किसी एक प्रोडक्ट को, किसी एक आइडिया को जब यूनानिमसली एक्सेप्टेंस को रिफ्यूज किया जाता है, यूनानिमसली लोग उसको रिफ्यूज करते हैं एक्सेप्ट करने से, तो उसको बाइकॉटिंग कहेंगे, बाइकॉटिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर आइडियाज और गुड्स और एनी पॉलिसीज, एनी गाइडलाइंस। उसको जब सब लोग साथ मिलकर के बिल्कुल एक साथ बहिष्कार कर देते हैं और अपना कोऑपरेशन विड्रॉ कर लेते हैं, तो उसको बाइकॉटिंग बोलते हैं। पिकेटिंग थोड़ा सा समझने वाला वर्ड है, क्योंकि इसको हम ज्यादा यूज नहीं करते हैं इन जनरल। पिकेटिंग भी एक तरह का बाइकॉटिंग ही है कि हम बाइकॉट कर रहे हैं आपकी, लेकिन इसमें क्या किया जाता है कि मान लो एक तबका है, 20-25 लोग हैं जो बाइकॉट कर रहे हैं यूनानिमसली और अपने मर्जी से, वॉलंटरीली, और ये 25 लोग क्या करेंगे, बाकी के वर्कर्स को, बाकी के डिफरेंट लेवल्स के एम्प्लॉइज को किसी तरह मनाएंगे कि आप भी बाइकआउट कर दीजिए। ठीक है, तो ये होर्डिंग्स लेकर के, पोस्टर्स लेकर के ऑर्गेनाइजेशन के गेट के बाहर भी खड़े होते हैं, जो भी अंदर आते हैं उनको, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसका सपोर्ट मत करिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स है इस गाइडलाइंस के या इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने से। और जो अंदर के लोग हैं, वो अंदर के लोगों को भी कोशिश करते हैं, ठीक है, परस्यू करते हैं, मनाते हैं उनको कि आप मेरे फेवर में आ जाइए। ठीक है, तो जब लोगों को मना करके, लोगों को कन्विंस करके, क्या कहते हैं उसको, माइंड वॉश करके एक तरह से अपने फेवर में करते हैं वर्कर्स,
किसी भी इंडस्ट्रीज के या ऑर्गेनाइजेशंस के, और उनको बोलते कि हम तो कर ही रहे इसका बहिष्कार, आप भी हमारा हेल्प करिए, आप भी हमारे साथ आइए, तो उसको हम पिकेटिंग बोलेंगे। एंड बाइकॉट में कोई परसुएशन नहीं होता है, जितने भी लोग होते हैं सब अपने आप ही बोलता है कि नहीं हम बहिष्कार कर रहे हैं इस पॉलिसी का, वी आर नॉट विथ दिस पर्टिकुलर गाइडलाइंस, तो उसको हम बाइकॉटिंग बोलते हैं। तो पिकेटिंग में होता है कि वो आप कुछ भी साइन बोर्ड लेकर के, कुछ बैनर्स लेकर के, प्ले कार्ड्स लेकर के, कंपनीज के अंदर, कंपनीज के बाहर, बिल्कुल यहाँ पे कोई वायलेंस नहीं होता है, ठीक है, किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होता है, एकदम नॉन वायलेंट एक तरह का एक्सप्रेशन होता है अपने डिससेटिस्फैक्शन का, उसको हम पिकेटिंग बोलते हैं। और बाइकॉट तो पता ही है, जब सब लोग एग्री होते कि नहीं ये बिल्कुल ही गलत है, और सब लोग अपने आप ही अपना कॉपरेशन विड्रॉ कर लेते हैं काम करने से, और वे जब तक इसको वापस से एम्प्लॉयर इस पर्टिकुलर गाइडलाइंस को या इस प्रोविजंस को वापस नहीं ले लेता है, तब तक हम लोग बाइकआउट करते रहेंगे, वो क्लासेस हो, वो एग्जामिनेशंस हो, तो इसको हम बाइकआउटिंग बोलते हैं। ये भी यूनिवर्सिटीज में बाइकआउट, एग्जामिनेशंस का बाइकआउट बहुत ज्यादा होता था एक बीच में, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा हो गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है, फॉर्म्स ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो मैं दूसरा स्क्रीन शेयर कर दूंगी। इसमें कुछ पूछना है? मैम पिकेटिंग एंड बायकॉट फिर से बता दीजिए ना, नहीं समझ आया। ठीक है, ठीक है, किसको समझ में आया, कौन बता सकता है मेरी? मैम पिकेटिंग का मतलब हुआ कि मैम बोले? हाँ बोलो। मैम पिकेटिंग का मतलब हुआ वहाँ पे अगर आप किसी चीज अगेंस्ट है तो वहाँ पे आप परस्यू करते हैं दूसरों को भी कि आप मेरा आकर साथ दो। और बॉयकॉट का मतलब हुआ कि इंडिविजुअली आप, मतलब वहाँ पे आप पर्सन नहीं करते, आप कलेक्टिवली। यस मैम, यही है। एक फिर से एक बार बता दे, तो सही बताया तुमने कि अगर आप किसी भी न्यू जो भी रूल बनाया गया उसके अगेंस्ट है, तो कुछ 10-20 लोग हैं जो इसके अगेंस्ट हैं और उनको लगता है कि नहीं ये बिल्कुल ही गलत हो रहा है, किसी को भी इसका साथ नहीं करना चाहिए, तो जबरन नहीं, वो एक नहीं देखते हो कि लोग अपना होर्डिंग्स लेकर के, बैनर्स लेकर के अपना पॉइंट रखते हैं और दूसरे को मनाते हैं कि आप भी हमारे साथ आ जाइए, क्योंकि अगर ये चीज लागू हो गया तो क्या क्या ड्रॉबैक्स होंगे, किस किस तरह से हम लोगों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस तरह से जब हम उनको कन्विंस करके अपने फेवर में लाते हैं और धीरे धीरे देखोगे कि सारे इंडस्ट्री के जो भी लोग हैं, इवन नॉट जस्ट द इंडस्ट्री, जो पब्लिक के तरफ के भी बहुत सारे लोग हैं, वो भी इस रीजन को सपोर्ट कर लेते हैं कि नहीं ये जो डिमांड है वो बिल्कुल, ये जो एम्प्लॉयर का जो भी रूल है ये बिल्कुल इनह्यूमन है, ये इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए। तो पब्लिक सिंपैथी भी आता है और लोगों का साथ भी धीरे धीरे मिलने लगता है। इस तरह के जो 20-30 लोग होते थे शुरू इनिशिएटिव लेने वाले, इस 30 लोगों को जब धीरे धीरे सारी कंपनी, सारी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करने लगे, बिकॉज दे आर doing what they are trying to pursue everybody, they are trying to convince everybody regarding the drawbacks of that particular rules policy, जो भी जिस चीज का भी विरोध किया जा रहा है, ठीक है, तो उसके विरोध में जब वो मनाते हैं, वो कभी गेट पे खड़े हो जाते हैं और जो जितने भी अंदर आने वाले लोग होते हैं, वर्कर्स होते हैं, एम्प्लॉयज होते हैं, चाहे वो जिस किसी भी मैनेजमेंट लेवल के हो, उनको पैम्पलेट देते हैं, उनको समझाते हैं कि ये क्या है और इससे हमें क्या क्या थ्रेट है। तो इस तरह से अगर वो समझा बुझा कर लोगों को अपने फेवर में ले आते हैं और सारे के सारे लोग अपना कोऑपरेशन विड्रॉ कर देते हैं, काम करना बंद कर देते हैं और अपनी एक्सेप्टेंस दिखाते हैं, उस पिकेटिंग को सपोर्ट दिखाते हैं अपना, तो वो हम बोलेंगे पिकेटिंग। बाइकआउट क्या होता है? जहाँ पे किसी को मनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मान लो इंडस्ट्री में 100 या 150 आदमी है और उसमें से 150 आदमी में से ऑलरेडी सारे के सारे मोर देन 100 आर ऑलरेडी स्टॉप्ड देयर वर्क, saying that I am not ready to do this on that particular terms and conditions, तो उसको हम बाइकॉटिंग बोलते हैं। जहां पर कोई किसी को परस्यू नहीं कर रहा है, मना नहीं रहा है कि आप मेरे फेवर में आए, बल्कि मेजोरिटी जो है वो अपने आप ही बाइकॉट करे कि नहीं करना ही नहीं ये काम। व्हेन मेजोरिटी इज इन दैट पर्टिकुलर साइड तो वो बाइकॉट हो जाता है, ठीक है, कि वो लोग बाइकॉट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं इस चीज का, वो इसको नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे या इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी समझ में आया बाइकॉटिंग और पिकेटिंग क्या है? यस मैम। पिकेटिंग और बाइकॉटिंग में बस एक डिफरेंस है कि यहाँ पर सब लोग अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से बाइकआउट करते हैं किसी पॉलिसी का, एंड पिकेटिंग में कुछ लोग अपनी मर्जी से निकलते हैं, बाकी लोगों को मनाते हैं, कन्विंस करते हैं कि आप भी हमारे साथ आ जाइए।
समझ में आया? यस मैम। चलो, अब ये कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, ये मैंने स्क्रीन शेयर किया, दिख रहा है ना? कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, एक सेकंड ऐसे कर, ये कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में बहुत सारे रीजंस क्या हैं, ये हम लोग को देखना है। अभी तक हमने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट देखा और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट किस तरह से मैनिफेस्ट होता है ये देखा। अच्छा, अब ये देखना है कि व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस, नॉर्मली बेसिक रीजंस क्या है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के। तुम लोग बोलो कि क्या रीजंस हो सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अपने मन से, क्या क्या किस किस बात पे नॉर्मली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है? वेजेस पे, वेरी गुड। और किसी को मैम वॉलेंटरी हाजिरी हटा पे दिया जो उस पे जॉब्स विदाउट जॉब कॉजेज। हाँ ठीक है, ठीक है। और कोई कुछ बोल रहा था? वेजेस पे और जॉब विदाउट गिविंग एनी जस्टिस जॉब क्या? कंडीशन ऑफ वर्किंग कंडीशन मैम। हाँ, वर्किंग कंडीशन, वेरी गुड। मैम कोई न्यू रूल्स एंड रेगुलेशन जिसके खिलाफ हो मैम वर्कर। बिल्कुल ये भी होगा। बिल्कुल। तो बहुत सारे रीजन है, इंस्टीट्यूशनल रीजन हो सकते हैं, पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, रिकॉग्निशन नहीं मिलने के कारण, मान लो कि किसी यूनियन के किसी भी काम को रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा है तो उसके कारण भी डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो बहुत सारे रीजन है जिसके कारण डिस्प्यूट हो सकते हैं। पहला रीजन हम देखते हैं एम्प्लॉयमेंट। हमने उस दिन देखा था कि एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स कैसे होते हैं, जैसे रिट्रेंचमेंट ऑफ वर्कर्स, बिना किसी जस्टिफाइड रीजन के वर्कर्स को काम से हटा दे, ठीक है, इस बात पे भी डिस्प्यूट हो सकता है। मैं तुम लोग को एक एग्जाम देती हूँ कि कैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को बहुत पोटेंशियल इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट हो सकता था। एक केस पुणे का केस है। पुणे में एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको आकुड़ी बोलते हैं, ठीक है, आकुड़ी एरिया है वो। वहां पे ऐसे ही एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट समझ लो कि होते होते, चूंकि जो भी जो ओनर थे वहां पे, जो उस कंपनी का बजाज ऑटो का है ये एक्चुअली केस, ठीक है। तो हो सकता था बहुत बड़ा केस ये हो सकता था, लेकिन जो उस समय के बजाज ऑटो के जो एमडी थे, राजीव बजाज, ठीक है, उन्होंने इसको इतना टैक्टफुली हैंडल किया कि एक बहुत बड़े डिस्प्यूट को, जैसे नहीं तो हमने पहला एग्जांपल ये देखा था कि छोटा छोटा डिस्प्यूट कितने बड़े बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स में बदल जाता है, और कितने उसके जो जो होते हैं, जो उसका रिजल्ट होता है, कॉन्सिक्वेंसेस कितना डिस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। तो एक एग्जांपल देती हूँ बस, मैं यहाँ से थोड़ा उसके बाद रिलेट करूंगी कि पुणे में आकुड़ी एक जगह है जो इंडस्ट्रियल एरिया था, ठीक है। तो वहां पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज थे पहले, और उस आकुड़ी एक्चुअली मेन, कोई भी इंडस्ट्रियल एरिया होता था उस सिटी से थोड़े दूर पे होता है। ये तो तुम लोगों ने पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं बिजनेस बीओई के अंदर, बिजनेस एंड बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट, पढ़ा है ना कहीं पे कि इंडस्ट्रियल एरिया कहाँ पे आप स्टैब्लिश कर सकते हैं, कितना पॉपुलेशन होना चाहिए उस एरिया में, और क्या क्या उसके लिए रूल्स है। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है? यस मैम। अदनान पॉपुलेशन वाइज होता है, पोल्यूशन, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन मतलब ज्यादा पॉल्यूटिंग ऑर्गेनाइजेशन, मान लो लेदर इंडस्ट्री है या ज्यादा उनसे धुआं निकलेगा, तो फिर वो किस एरिया में होने चाहिए और वहाँ के आसपास कितने किलोमीटर दूर होना चाहिए मेन सिटी से वगैरह, ये सारा तुम लोगों ने देखा होगा। फैक्ट्री लेआउट, यस मैम। लेआउट की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये कर रहे हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी जहाँ पे तुम लोगों ने पढ़ा होगा ना, वहीं पे पढ़ा होगा कि किस तरह के कंपनी 25,000 की आबादी जहाँ पर होती है वहां तक एस्टैब्लिशमेंट हो सकता है। जब तुम लोगों ने ये पढ़ा होगा कौन कौन सी कंपनी को छूट दिया गया है, लिबरलाइज किया गया है, कौन कौन सी कंपनी में अभी भी गवर्नमेंट अपने अंदर में रखी हुई है, ये सब जिस जहाँ पे पढ़ा होगा था इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ही है ये, कि कैसे जगह पे कितने घनी आबादी वाले एरिया में किस तरह का इंडस्ट्री हो सकता है। तो ऑब्वियसली जो ज्यादा हार्मफुल या फिर जो ज्यादा इस तरह के हार्मफुल रेज, गैस या फिर एफ्लुएंस छोड़ती है, उसका जो बाई प्रोडक्ट होता है वो इस तरह के फॉर्म में होता है जो आप वहाँ पे वहाँ के माहौल को, वहाँ के एयर को, वहाँ के वाटर को पॉल्यूट करता है, तो उसकी परमिशन कभी भी नहीं मिलती है कि आप मेन सिटी में करिए। तो इस तरह के इंडस्ट्रीज कहाँ पे होते हैं? सिटी से थोड़े बाहर होते हैं। जैसे हमने आपको बोला मानेसर गुड़गांव से कम 25-30 किलोमीटर हटके है, गाँव है, ठीक है, गुड़गांव का एक गाँव हुआ। तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, सस्ता लेबर के लिए ऑब्वियसली जो 5-7 हजार 10 हजार कमाएगा वो रोज रोज का 50 रुपया भाड़ा देके तो नहीं आ सकता है ना, तो वो क्या करेगा, वहाँ के
इस तरह से क्या होता है, जैसे आकुड़ी मैंने बताया गांव है, तो उस गांव के आसपास के जो स्लम एरिया थे या जो छोटे छोटे घर हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, जहाँ पे इजिली वर्कर्स अवेलेबल हो जाते हैं, तो वहां से ही लोगों को वो लोग हायर करते थे। तो हुआ ये था कि एक ऑक्ट्रॉय टैक्स पहले होता था, अब ये टैक्स नहीं है, खत्म हो गया है अब ये। लेकिन जिस समय ये केस हुआ था उस समय एक ऑक्ट्रॉय टैक्स होता है जो जो इन इनसाइड द सेम म्युनिसिपैलिटी सामानों को मूवमेंट करने पर देना पड़ता था। जैसे रॉ मटेरियल मंगाएगी कोई कंपनी, तब तो वो उसको फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करेगी ना, तो वो ऑक्ट्रॉय टैक्स उनको पे करना पड़ता था। वो ऑक्ट्रॉय टैक्स वहां पर अधिक बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। ठीक है, तो जिस समय वो बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था, तो एक्चुअली अब वो ऑक्ट्रॉय टैक्स तो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि क्या होगा नहीं होगा। ये आ, उस आ, उस टाइम की बात है जहाँ पे जिस समय ये टैक्स लगाया जाता था। तो उन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने क्या कि हम यहाँ पे काम बंद कर देंगे। आकुड़ी में उन्होंने डिसाइड किया, राजीव बजाज ने, कि हम यहाँ पे अब काम करेंगे ही नहीं। और इन्होंने धीरे धीरे एक दूसरी एरिया है पुणे में ही, जो दूसरे जगह पे है, उसको हम बोलते हैं पिंपरी चिंचवड़। ठीक है, तो उस एरिया में इसको शिफ्ट कर दिया, इस कंपनी को, और शिफ्ट भी कर दिया और वहां पे काम शुरू भी कर दिया। और यहाँ पे क्या हुआ कि काम इन्होंने कुछ भी नहीं बोला, ये ना बोला कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं, ना ये बोला कि हम बंद कर रहे हैं, ना फोर्सफुली किसी भी एम्प्लॉय को, वर्कर्स को निकालने की कोशिश की गई, कुछ भी नहीं किया गया। बस बोला गया कि वी आर शिफ्टिंग दिस प्लांट फ्रॉम दिस प्लेस टू पिंपरी चिंचवड बिकॉज वी आर नॉट एबल टू पे दैट मच इंक्रीज टैक्सेस। ठीक है, हम इतना ज्यादा पे नहीं कर सकते हैं, हमको नुकसान होगा उससे, तो हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं। अब आप लोगों में से जो भी वहां पे ज्वाइन करना चाहता है आ सकता है, यहाँ पे भी जो आना चाहता है वो आ सकता है। यहाँ पे हमारे पास काम नहीं है, लेकिन हम आपको आने से मना नहीं करेंगे, और आप जब तक आते रहेंगे आपको हम उसका पेमेंट करते रहेंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिन तक चला। लोग आते थे, बैठते थे, कैरम खेलते थे, ताश खेलते थे, टाइम बिताते थे, वर्किंग आवर पूरा अपना बीतने के बाद चले जाते थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद मैंने कहा ना कि ये सब तो 2-4 दिन अच्छा लगता है। कोई भी एम्प्लॉयर ऐसे हाथ बैठ करके पूरे दिन ऑर्गेनाइजेशन में बैठे रहे और काम ना करे तो वो काम नहीं कर पाता। ये एक तरह का पनिशमेंट है, ये एक तरह का रिवॉर्ड नहीं है कि आपको काम किए बिना हम सैलरी दे रहे। इट्स नॉट अ रिवॉर्ड, ये एक तरह का पनिशमेंट होता है। जब तुम ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करोगे और तुमको ऐसा 2-4 दिन भी काटना पड़े कि बिना काम के तुमको पूरे दिन एक टेबल पे बैठे हो और बैठे ही रहना, कुछ काम है ही नहीं, तो तुमको लगेगा, अब तुम बोर हो जाओ, लगेगा भाग जाए यहाँ से, कहीं और चले जाएं, क्योंकि हम बिना काम के आदमी नहीं रह सकता है। ठीक है, तो कुछ दिन आने के बाद वर्कर्स को बोर हो गए, वर्कर्स भी ऐसे बैठ के ताश खेलते खेलते, कैरम खेलते खेलते, तो वो ये अपनी लेकर के, उस समय जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो थे शरद पवार। ठीक है, उनके पास पहुंचे, बोले आप लोग आप हमारी हेल्प करिए और कंपनी को बोलिए कि हमको काम दे, हमारे पास काम ही नहीं है। तो अब यहाँ पर ये पॉलिटिकल रीजन इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की मिस्टर पवार ने। वो गए और उन्होंने बात की एमडी से, वहां के एमडी से, और कहा कि आप यहाँ का ऑपरेशन क्यों बंद कर रहे हैं, ये लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कहाँ जाएंगे, फिर यहाँ पर चोरी चपारी बढ़ जाएगी। इन्होंने कहा कि आप अपना ऑक्ट्रॉय टैक्सेस वापस ले लीजिए, हाँ, जो बढ़ा हुआ है वो आप अपने सरकार से कहवा करके कम कर दीजिए, क्योंकि हम हर व्हीकल पे 1000 रुपीज पर ईयर नहीं दे सकते, ये बहुत ज्यादा बढ़ाया आपने। और सिंस हम नहीं दे सकते हैं तो हम क्या कर रहे हैं कि शिफ्ट कर रहे हैं, हम किसी को रिट्रेंच नहीं कर रहे हैं, हम किसी को हटा नहीं रहे काम से, हम बस शिफ्ट कर रहे हैं। अगर ये लोग जो भी आना चाहते हैं वहां आके काम कर सकते हैं, और अगर सिर्फ यही आना चाहते हैं तो जब तक हम इनको पे कर सकेंगे हम इनको पे करेंगे, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इनको। ठीक है, हम पे करते रहेंगे इनको, एवरेज पेमेंट जो भी है इनका वो हम देते रहेंगे। तो इस तरह से जो एक बहुत, अगर अगर इसको उन लोगों ने कुछ एग्रेसिवली हैंडल किया रहता है इस केस को, ठीक है, नहीं हटा दो, छोड़ दो, हम नहीं देंगे पैसे, लॉकआउट कर देते, कोई भी एग्रेसिव तरीका अपनाया होता तो ऑब्वियसली वो क्या होता, वो बहुत बड़ा रूप ले सकता था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। लेकिन इस डिस्प्यूट को उन लोगों ने इस तरह से हैंडल किया कि हम किसी को हटाएंगे नहीं। अब ठीक है, 1 महीना दो, वो पहले भी बोल रहे थे कि अगर आप चाहे तो आप दूसरी जगह काम ले सकते हैं, हम आपको एडवांस में 3 महीने की सैलरी दे देते हैं। ठीक है, तो फाइनली यही हुआ कि वहां पे जो भी लोग थे, वहां पे भी यूनियन थे, वो यूनियन के कुछ लोगों ने बात की और वो फाइनली मैनेजमेंट से बात करके एग्री हो गए। अपना जो उनको जाना था, वो जो भी अपने फैमिली और अपना घर शिफ्ट कर सकते तो वो शिफ्ट हो गए उस एरिया में, और जिनको नहीं जाना था उन लोगों ने 3 महीने की सैलरी लेकर के अपना दूसरा कुछ भी रोजगार ढूंढने का रास्ता निकाल लिया। तो इस तरह से एक बहुत पोटेंशियल जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता था
वहां पे ये कॉन्फ्लिक्ट होने से बचाया गया था। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिव अप्रोच है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को। तो कैसे एम्प्लॉयमेंट रिट्रेंचमेंट आप करिएगा तो ऑब्वियसली उधर से फोर्स आएगा, आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप इस तरह से इतने सारे मास लेवल पर रिट्रेंचमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो जो मेन रीजन होता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का वो होता है इस तरह, यही सारी बातें कि जो वेजेज से रिलेटेड हो, सैलरी रिवाइज ना हो, या फिर जो एक जैसा सैलरी ना दिया जाए वर्कर्स को, अलावेंसेस, बोनस, इसमें कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो, तो वर्किंग कंडीशन बेहतर नहीं है या फिर सेफ नहीं है, सेफ्टी का इस्तेमाल के जो भी वो है मेजर्स वो नहीं वहां पे यूज किए गए हैं। अनजस्ट डिसमिसल मतलब विदाउट एनी जस्टिफिकेशन, किसी एक एम्प्लॉय को डिसमिस करने के लिए सारे प्रोसेस किए जाते हैं ताकि आप उसको पहले प्रूव कर सके कि ये गलत है, फिर आप उसको डिसमिस कर सकते हैं। तो अनजस्ट यानी जो कि कहीं कहीं से भी सही नहीं लग रहा हो, इस तरह के डिसमिसल, रिट्रेंचमेंट्स, मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन। ठीक है, जब हम मेथड्स ऑफ जॉब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो एक्चुअली कौन से जॉब पे कितना इम्पोर्टेंस दिया गया है और इम्पोर्टेंस के हिसाब से ही सैलरी मिलती है। ठीक है, तो जॉब इवैल्यूएशन पर बेस्ड होता है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन और उस पर बेस्ड होता है सैलरी डिसाइड करना। तो ये सारे जो डिसीजन है, इस पर अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड बोलेंगे हम, और ये सारे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड डिस्प्यूट्स होंगे। ठीक है, ये समझ में आया एम्प्लॉयमेंट से जुड़ा हुआ। नेक्स्ट है नेशनलाइजेशन। वर्कर्स को क्या होता है, हाँ मैं तुम लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ इंडस्ट्रीज, ये जो कार्टेल है, ठीक है, या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोलने के लिए तो उसको एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट अच्छा है, रैशनलाइजेशन जैसे है ना, वो एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, रैशनल कॉन्सेप्ट है जिसमें सबका समान विकास हो, बनाया गया था ये यही सोच करके। लेकिन नॉर्मली लोग रैशनलाइजेशन के आर में करते क्या है, तो मोनोपोली की कोशिश करते हैं। ठीक है, मार्केट में कंपटीशन को रब करने की कोशिश करते हैं, कंपटीशन को किसी तरह से हटाने की कोशिश करते हैं, तो ये नाम दिया जाता है रैशनलाइजेशन का। और इसके अंदर हो रहा है कार्टेल बना रहे हैं लोग। कार्टेल बनाने का मतलब कि एक फोरम पे आगे एक इंडस्ट्री के सारे लोग, और वो आपस में डिसाइड कर लिया कि ये प्राइस रहेगा, मैं इस एरिया में बेचूंगा, मैं उस एरिया में, मैं उस एरिया में, और मेरा जो एरिया होगा उसमें कोई दूसरा आदमी नहीं आएगा। दैट मीन्स व्हाट, कि समहाउ यू आर ट्राइंग टू कर्ब व्हाट, कंपटीशन। कॉम्पिटिटर्स ही नहीं, भैया ये 40 रुपए दे रहा है या 50 रुपए दे रहा है, लेना तो इसी से, क्योंकि कोई दूसरा है नहीं। तो ये कार्टेल फॉर्मेशन होता है। तो जब इस सब तरह के काम होते हैं नेशनलाइजेशन में, रैशनलाइजेशन को, और रैशनलाइजेशन का अगर देखो कॉन्सेप्ट तो बहुत आइडियल है, बहुत ही अच्छी चीज है रैशनलाइजेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रीज सो दैट कि सारे इंडस्ट्रीज का फायदा हो सके। लेकिन सारे इंडस्ट्रीज के फायदे में जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो अपना फायदा निकालने के चक्कर में क्या करते हैं, इसको गलत तरीके से ट्विस्ट करके अपने फेवर में यूज करते हैं, जिससे कस्टमर्स को और एम्प्लॉयज को नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ऑटोमेशन, जब भी तुम देखते होगे जब कंप्यूटराइजेशन किया गया था बैंकिंग सेक्टर्स में, या फिर किसी इंडस्ट्री का ऑटोमेशन होता है तो विरोध होता है उसका विरोध क्यों होता है, लोगों को ये डर होता है कि जब ये ऑटोमेटिक मशीन्स आ जाएंगे तो हम कहाँ जाएंगे, जहाँ पे 40 आदमी काम करते हैं वहां पर तो 4 आदमी से काम हो जाएगा, तो हम कहाँ जाएंगे। तो नॉर्मली जो ये वर्कर्स होते हैं वो इस तरह के जो ऑटोमेशन हो, कंप्यूटराइजेशन हो, रैशनलाइजेशन हो, इसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमारा जो लार्ज स्केल रिट्रेंचमेंट हो सकता है, हमको अधिक से अधिक संख्या में लोगों की कटनी, जिसको बोलते हैं छटनी या कटनी, वट एवर, ठीक है, वो हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन से। तो इसके जब इस तरह का विरोध होता है तो उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन इश्यूज। ठीक है, ये टर्म समझ में आ गया? कोई कुछ बोलते रहो यार, उन तो मुझे लगेगा कि मैं किसको पढ़ा रही हूँ। हाँ मैम, Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट वन इज, ठीक, फिर से समझा दूं, मैंने बताया कि हाँ, नेशनलाइजेशन के अंदर क्या है, नेशनलाइजेशन इसलिए कहा गया क्योंकि ये सारे जो डिसीजंस लिए जाते हैं ये नेशनल लेवल के डिसीजंस होते हैं। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंदर ये सारे डिसीजंस लेती है कि कौन कौन से इंडस्ट्रीज को रैशनलाइज करने की इजाजत दी जाए, कौन कौन से इंडस्ट्रीज को डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को फॉर्म करने की इजाजत दी जाए। तो जहां पर रैशनलाइजेशन क्या है, रैशनलाइजेशन एक बहुत ही आइडियल कॉन्सेप्ट है, मैं बोल रही हूँ कि बहुत ही आइडियल है, जहां पर एम्प्लॉइज, कस्टमर्स, एम्प्लॉयज सबका फायदा हो, उसको रैशनल बोलते हैं। रैशनल यानी विवेकपूर्ण डिसीजन,
ठीक है, जहां पर सबके फायदे की बात की जाए। लेकिन होता क्या है, जब एक्चुअल में रैशनलाइजेशन होता है तो सारे वैसे लोग एकजुट हो जाते हैं और क्या करते हैं, मार्केट से कंपटीशन को हटा देते हैं। ठीक है, अगर मान लो सारे कॉम्पिटिटिंग फर्म्स हैं, जितने भी हो, जैसे कि ये खादिम्स है, बाटा है, हस पपीज है, जितने भी है, मेट्रो है, जितने भी मोची है, जितने भी ये शूज की कंपनी, सब एक जगह आ जाए। ठीक है, और सबने अपने अपना एक प्राइस डिसाइड कर ले कि इस प्रोडक्ट के लिए इतना, इस प्रोडक्ट के लिए इतना। हो सकता है जो जो एक छोटी सी कंपनी जो 100 रुपए में भी स्लीपर बेचती है, वो भी, उसका भी दाम इस तरह से रैशनलाइज हो जाने के कारण से, डिफरेंट कॉम्बिनेशंस में इनके मिल जाने से, इन सारे इंडस्ट्रीज अगर एक साथ मिल जाएंगे तो क्या करेंगे, जो मिनिमम रेट ही रखेंगे, मान लो 500, तो जो 100-200 का चीज है वो 500 का हो गया। और आप जाएंगे कैसे, क्योंकि कोई दूसरा बेच ही नहीं रहा है, जो भी बेच रहा है वो सारे एक जगह ज्वाइन कर गए हैं। ठीक है, एक फोरम बना लिया। तुम लोगों ने कार्टेल, ट्रस्ट, ये सब पढ़ा होगा ना? यस मैम। ये सारे तुम लोगों ने, मैं बताती हूँ, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड एनवायरनमेंट चैप्टर में ही पढ़ा होगा, क्योंकि ये सारे उसी के हैं, उसी के पार्ट्स हैं। तो ये जो भी होता है ना, यस मैम। नॉर्मली ये कॉन्सेप्ट अच्छा इंट्रोड्यूस करते हैं गवर्नमेंट, लेकिन जब इसको इंडस्ट्रियलिस्ट यूज करते तो वो अपने फेवर में यूज कर लेते ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और कस्टमर्स का और काम करने वालों का नुकसान हो जाए। तो जब ये सारे कॉन्सेप्ट आते हैं, जैसे ऑटोमेशन, ऑटोमेशन कोई निगेटिव बात तो नहीं है, सारी इंडस्ट्रीज अपने यहाँ ऑटोमेटिक मशीन लगा सकती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मैन्युफैक्चर करे। लेकिन वर्कर्स को थ्रेट ये होता है कि अगर ज्यादा ऑटोमेटिक मशीन लगा लिया किसी भी इंडस्ट्री या कंपनी ने, तो क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ वर्कमैन का जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम हो जाएगा। और जब वो कम हो जाएगा तो क्या होगा, बेरोजगारी बढ़ जाएगा, हम लोग कहाँ भटकेंगे फिर काम के लिए। तो ये जो थ्रेट होता है, इन सब थ्रेट के कारण जो वर्कर्स होते हैं वो ऑटोमेटाइजेशन को, रैशनलाइजेशन को, कंप्यूटराइजेशन को, इन सब चीज के अगेंस्ट खड़े होते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इनका काम, पहले सुना होगा ना, जब कंप्यूटर आ रहा था बैंकिंग सेक्टर में तो बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, क्योंकि बैंक्स को लगता था कि अब ये लोग को कहाँ हायर करने वाला है। लेकिन एक्चुअली ये होता नहीं है। कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन होने के बाद भी लोगों को, क्योंकि कंप्यूटर अपने आप तो कोई काम करेगी नहीं, वो काम भले ही कैलकुलेशन में जो एरर्स हैं वो कम हो जाएगा, इजी काम हो जाएगा, थोड़ा फास्ट काम हो जाएगा, ये सब भले ही होगा, लेकिन काम भी तो बढ़ रहा है। सी, एक तरफ अगर ऑटोमेटाइजेशन हो रहा है, कंप्यूटराइजेशन हो रहा है, तो दूसरी तरफ काम भी बढ़ रहा है, डिमांड्स भी बढ़ रहे हैं। तो उस डिमांड्स को पूर्ति करने के लिए तो मैनुअल फॉर्मेट से मशीनरी फॉर्मेट पे ट्रांसफर होना ही पड़ेगा। नहीं तो आप एक दिन में हाथ से 4 ही प्रोडक्ट बना सकते हो, अभी आप एक दिन में मशीन से 400 बना सकते हो। तो डिमांड्स चूंकि इतने बड़े हैं, इसीलिए इन सब चीजों पे शिफ्ट करना पड़ रहा है, लेकिन वर्कर्स इस पर भी डिस्प्यूट करते हैं। ठीक है, ये भी एक नॉर्मल रीजन है डिस्प्यूट का। आगे बढ़े या इसको और समझाना है? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, सेकंड है, थर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉजेज। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड कॉजेज मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज का यूज कर देना, फिजिकल असॉल्ट, ठीक है, आप किसी से हाथापाई कर लिए या किसी का कॉलर पकड़ लेना, ये सब भी डिस्प्यूट है। एक्चुअली इन सब पे बहुत बड़ा बड़ा वो इंक्वायरी बैठा दिया जाता है। इल ट्रीटमेंट, ठीक है, किसी लेडी या किसी मेल एम्प्लॉय के साथ ही गलत व्यवहार करना, तो ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव हो जाएंगे। ठीक है, जहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वीक होगा, जहाँ पे डिसिप्लिन कमजोर होगा, तो इस तरह के जो डिस्प्यूट्स है वो ज्यादा आएंगे। और मान लो अंडर अनडिजर्व पनिशमेंट का मतलब हुआ कि किसी गलती के लिए, या तो बहुत अधिक गलती जो हुई है उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जो पनिशमेंट दिया गया वो बहुत ज्यादा बड़ा पनिशमेंट है। मतलब हर पनिशमेंट के लिए एक होता है ना कि हर गलत करने के लिए किस तरह का पनिशमेंट होना चाहिए, तो पनिशमेंट भी देखते हो कि अब चोर को फांसी की सजा नहीं दे सकते ना, नॉर्मल मैं बोल रही हूँ। तो जैसे चोरी के लिए फांसी की सजा नहीं दी जा सकती है, उसी तरह इंडस्ट्रीज में भी यार गलतियां हो गई, बहुत तरह की गलतियां होती है, लेकिन अनडिजर्व पनिशमेंट का मतलब है कि गलती छोटी मोटी हुई और उसको आप पनिशमेंट क्या करो, डिसमिस कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, तो दीज आर अनडिजर्व पनिशमेंट। अगर गलती छोटी मोटी है तो डिसमिसल नहीं बनता है, वार्निंग लेटर से काम जहाँ चल सकता है वहां पे वार्निंग लेटर दो ना, वहां पे उसको सस्पेंशन लेटर क्यों दे रहे हो? तो इस तरह के जो ओकेजन्स होते हैं, यहाँ ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड कॉज होते हैं, और इस कॉज के लिए भी डिस्प्यूट होता है। ये दीज आर द रीजंस, इन्हीं सब वजह से डिस्प्यूट्स देखे जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। ये हो गया या इसको मैं और इलैबोरेट करूं?
तुम लोग कुछ मैम, बोलते ही नहीं। थक गए होंगे मैम, आप छोड़ दीजिए अब। मैं थक गई, तुम लोग तो नहीं थके हो ना। नेक्स्ट रिकॉग्निशन कर लेते हैं, रिकॉग्निशन कर लेते हैं, फिर खत्म कर लेंगे क्योंकि टाइम भी हो गया है। रिकॉग्निशन मतलब जब एम्प्लॉयर कोई भी है, यूनियंस के रखे गए पॉइंट्स को या वर्कर्स के रखे गए प्रॉब्लम